हेलो, स्वागत है आपका कम्युनिटी लाइव में। आज का टॉपिक है इंटरमिटेंट फास्टिंग, स्पेशली फॉर फीमेल्स। बट ऐसा नहीं कि मेल्स नहीं देख सकते हैं, ज़रूर देखिए, समझिए किस तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग काम करता है, और अगर सही ढंग से नहीं किया गया तो आपके लिए कितना ज़्यादा नुकसानदेह है। ठीक है, स्पेशली फीमेल्स के लिए, बिकॉज फीमेल्स आर हार्मोनली वाइब्रेंट, इसलिए उनको ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि वो किस पर्पस से इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हैं। ठीक है, सो डेफिनेटली इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत इजी तरीका है। नॉर्मली इसको लोग यूज करते हैं वेट लॉस करने के लिए, कि वेट लॉस करना हो तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो। लेकिन लोगों को ये भी समझना जरूरी है कि डिस्पाइट इसके कि आप, ये बड़ा इजी तरीका है कैलोरी डेफिसिट में जाने का। देखिए, वेट लॉस केवल और केवल कैलोरी डेफिसिट से होता है। ठीक है, इंटरमिटेंट फास्टिंग से वेट लॉस नहीं होता। अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग से वेट लॉस होता तो जो कुछ भी खाओ, जैसे भी खाओ, 16-8 का फंडा अपना रहे हैं तो फिर वेट लॉस होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं। सो इजी इसलिए है क्योंकि कैलोरी कंट्रोल हो जाता है, इसलिए हम दिमाग नहीं लगाते, इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर लो, वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन ये आपकी फिजियोलॉजी को किस तरह से खराब कर रहा है, डैमेज कर रहा है, इसको समझना जरूरी है, स्पेशली अगर आप एक फीमेल हैं और इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो। ठीक है, सो किस लिए ये फेमस हो गया? बिकॉज ऑफ दी सिंपल रीजंस जो मैंने बताया। बहुत सिंपल है, आसान है इसको फॉलो करना, आपको कंट्रोल में रखता है। क्योंकि एक मेंटल ब्लॉकेज बन जाता है कि हमें सुबह 10 बजे से पहले और शाम में 6 बजे के बाद नहीं खाना, तो एक मेंटल ब्लॉकेज बन जाता है, तो आसान है। इन्फ्लुएंसर्स के लिए बड़ा आसान है इसको एज अ मैजिकल थिंग दिखा देना कि अरे वाह, आप ऐसे फॉलो कर लीजिए तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। लेकिन इसके निटी ग्रिटीज में कोई नहीं जाता, क्योंकि इतना लंबा किसी को वीडियो बनाने का समय नहीं है कि कोई पूरे डिटेल में इंटरमिटेंट फास्टिंग को समझाए। सो फीमेल्स के लिए ये समझना जरूरी है कि जो चीज मेल्स के लिए काम करती है, कई बार वो चीज आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। इसलिए हर वो चीज जो मेल कर रहे हैं, अगर आप भी कर रही हैं, तो उसके पीछे आपकी फिजियोलॉजी कैसे चेंज हो रही है वो समझना जरूरी है। अगर मेल्स रात में देर से सो रहे हैं तो उनकी फिजियोलॉजी में क्या चेंज है, फीमेल्स रात में देर से सो रही हैं तो उनकी फिजियोलॉजी में क्या चेंज है। और दोनों लोग भले ही रात के 2 बजे सो रहे हो, लेकिन दोनों की फिजियोलॉजी पे बहुत डिफरेंट इसका फर्क पड़ने वाला है। वैसे ही अगर आप स्मोक करते हैं, एक मेल स्मोक करता है तो उसकी फिजियोलॉजी में, एक फीमेल स्मोक करती है तो उसकी फिजियोलॉजी में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, एक मेल वर्कआउट करता है, एक फीमेल वर्कआउट करती है, एक मेल फास्ट करता है, एक फीमेल फास्टिंग करती है, एक मेल अल्कोहल कंज्यूम करता है, एक फीमेल अल्कोहल कंज्यूम करता है। सो आप ऐसे नहीं देख सकते कि अरे वो तो कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। फीमेल्स की बॉडी बहुत डिफरेंटली डिजाइन की गई है, और उनकी बॉडी में जितना ज्यादा हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं, उतना फ्लक्चुएशन मेल की बॉडी में नहीं होता। डिस्पाइट कि दोनों एक तरह की लाइफ जी रहे हैं, भले ही वो कितना भी इनडिसिप्लिन हो, इम्पैक्ट ज्यादा फीमेल को करेगा, मेल को नहीं करता है। ठीक है, तो जो चीज सिंपल दिख रही है वो हमेशा सेफ नहीं होती, इस चीज को समझना जरूरी है आपके लिए। जब फीमेल की बॉडी की हम बात करते हैं तो उसका लॉन्ग फास्टिंग का क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, सो सबसे पहले एनर्जी अवेलेबिलिटी, आपकी बॉडी किस तरह से एनर्जी को मेटाबोलाइज करती है, वो इंपॉर्टेंट है जब हम फास्टिंग की बात करते हैं। स्ट्रेस लेवल्स किस तरह से आपकी फिजियोलॉजी को इंपैक्ट करते हैं, और फास्टिंग उस स्ट्रेस लेवल्स को किस तरह से और ज्यादा इंपैक्ट करता है। कॉर्टिसोल लेवल्स, कॉर्टिसोल एक सॉरी एक स्ट्रेसफुल हार्मोन है, वो किस तरह से इंपैक्ट कर रहा है। स्लीप क्वालिटी को, इमोशनल चेंजेस को, इन सब चीजों को फास्टिंग इंपैक्ट करता है। ठीक है, एनर्जी अवेलेबिलिटी को, स्ट्रेस लेवल्स को, कॉर्टिसोल लेवल्स को, स्लीप क्वालिटी को, और इमोशनल चेंजेस को। बहुत लोग इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, स्पेशली फीमेल्स, कि जब वो फास्ट करती हैं तो उनका इरिटेबिलिटी बढ़ जाता है, स्लीप क्वालिटी खराब हो जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होने लगते हैं। सो हर चीज का आपके बॉडी पे, आपकी फिजियोलॉजी पे बहुत ज्यादा असर है। वैसे ही लॉन्ग फास्टिंग, जो लोग 16-16 घंटे, 18-18 घंटे फास्ट कर रहे हैं, उसका आपके बॉडी के किस एस्पेक्ट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो ये 5 चीजों पे आपके इम्पैक्ट पड़ते हैं। फीमेल्स की बॉडी, भले ही देखिए, मदर बनना यानी कि माँ बनना एक चॉइस की बात है, लेकिन आपकी फिजियोलॉजी आपके चॉइस के हिसाब से चेंज नहीं हो जाएगी। इफ अ फीमेल डिसाइड्स कि उसको कभी प्रेगनेंसी नहीं उनको एक्सपीरियंस करना है, माँ नहीं बनना है, लेकिन उनकी बॉडी में जो उसकी वजह से चेंजेस होते हैं वो चेंज नहीं हो जाएंगे। उनके जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स हैं,
जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है, जो एस्ट्रोजन का लेवल है, और इतने सारे जितने भी हार्मोन्स हैं वो हर महीने आपकी बॉडी को इम्पैक्ट करते हैं, डिस्पाइट इसके कि यू डिसाइड यू डोंट वांट टू बिकम अ मदर। ठीक है, सो अगर आप सपोज कर लेते हैं आज डिसाइड करते हैं हम मदर नहीं बनना चाहते, तो नेक्स्ट मंथ से आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल चेंज नहीं हो जाते, वो वैसे ही आते रहते हैं। ठीक है, सो बीइंग अ मदर इज अ चॉइस, बट आपकी बॉडी का आपके चॉइस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको एक रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट से बनाया गया है जो नेचर ने डिजाइन किया है। और जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो बहुत सारे हॉर्मोन्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसलिए फैट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है जब हम फीमेल फिजियोलॉजीज की बात करते हैं। जब हम मेल के फैट परसेंटेज की बात करते हैं तो एक मेल का फैट परसेंटेज 10 to 20 होता है, लेकिन एक फीमेल का आइडियल फैट परसेंटेज 18 से 28 के बीच में होता है। यानी कि फीमेल हैज गॉट हायर फैट परसेंटेज फिजियोलॉजिकल वाइज, दे नीड हायर फैट परसेंटेज कंपेयर टू मेल्स। ठीक है, सो जब आप फास्ट करती हैं तो फास्ट किस माइंडसेट से किया गया है वो डिसाइड करेगा कि फास्टिंग आपके फिजियोलॉजी को कितना ज्यादा इंपैक्ट करेगी। सो 95% लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग किस लिए करते हैं? उनका एक ही कारण रहता है, वेट लॉस। और वेट लॉस कारण किस लिए है? क्योंकि हमारा वेट ज्यादा है, ओबेसिटी है। ओबेसिटी क्यों हुई? क्योंकि हम जरूरत से ज्यादा खाए, हम कैलोरी सरप्लस में थे। कैलोरी सरप्लस में हम क्यों थे? क्या हमें मालूम नहीं था कि हम ज्यादा खा रहे हैं? हम खा रहे हैं क्योंकि आप स्ट्रेस में थे। सो आपकी ओबेसिटी हमें बताती है कि आप ऑलरेडी स्ट्रेस में हैं। आपकी स्ट्रेस की वजह से आपकी क्रेविंग्स बढ़ती हैं। तो जब एक चीज स्टैब्लिश्ड है कि आपकी ओबेसिटी इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, अब वो स्ट्रेस किसी भी पर्पज से हो, रिलेशनशिप इश्यूज हो, फाइनेंस मनी को लेकर हो, या कोई भी कारण रहा हो, उस स्ट्रेस की वजह से जो वेट लॉस हुआ है, उस सॉरी वेट गेन हुआ है, ओबेसिटी हुई है, उसको कम करने के लिए आप एक ऐसे टेक्निक का सहारा ले रहे हैं जो आपकी आपके बॉडी में स्ट्रेस लेवल्स को और बढ़ाएगा। और जब आप वेट लॉस के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो बॉडी उसको थ्रेट की तरह लेता है, फिटनेस की तरह नहीं लेता। इस चीज को समझिए, बॉडी फास्टिंग को थ्रेट की तरह लेता है, फिटनेस की तरह नहीं लेता। इसलिए आपके कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं, थायराइड फंक्शंस कम हो जाते हैं। तो जो फीमेल्स बहुत लंबे समय से फास्ट कर रही हैं या वेट लॉस करने की कोशिश कर रही हैं, कैलोरी डेफिसिट पे हैं, वो देखेंगी कि उनका हाइपोथायराइडिज्म और ज्यादा वर्स होता चला जा रहा है। मेटाबॉलिज्म ड्रॉप हो जाता है। क्यों? क्योंकि फीमेल्स की बॉडी को एनर्जी बचाने के लिए बनाया गया, उनके बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा चाहिए, इसलिए बॉडी सबसे ज्यादा फैट स्टोर करती है, खासकर बेली फैट एरिया में। ठीक है, सो इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको कॉर्टिसोल स्पाइक देता है। क्यों, कैसे करता है, इस चीज को समझते हैं। तो जैसे ही आप स्ट्रेस में होते हैं, द बॉडी रिलीजेस स्ट्रेसफुल हॉर्मोन्स कॉल्ड कॉर्टिसोल। सो 95% ऑफ द टाइम आप स्ट्रेस में हैं, इसीलिए आपको क्रेविंग्स बहुत होती है। और इस क्रेविंग से बचने के लिए आप क्या करते हैं? आप इंटरमिटेंट फास्टिंग का सहारा लेते हैं। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग का सहारा तो आपने ले लिया क्रेविंग से बचने के लिए, लेकिन स्ट्रेस लेवल्स और ज्यादा बढ़ रहे हैं। जितना ज्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा उतना ज्यादा कॉर्टिसोल का स्पाइक होगा। कॉर्टिसोल स्ट्रेसफुल हार्मोन है, बॉडी को फाइट एंड फ्लाइट मोड में पुश करता है। इसकी वजह से आपकी बॉडी में शुगर का लेवल भी बहुत ज्यादा रहेगा। तो फास्टिंग कैन बी अ रीजन फॉर हायर शुगर लेवल्स इन योर ब्लड। ठीक है, सो इसलिए बहुत लोग नोटिस करते होंगे जो ऑलरेडी डायबिटिक हैं कि आपकी डायबिटीज में सबसे जो जो वर्स खराब फेज होता है वो होता है फास्टिंग का। आपका फास्टिंग बढ़ा हुआ हमेशा आता है। क्यों फास्टिंग बढ़ा हुआ आता है? क्योंकि बहुत समय से आपने खाया नहीं है, आपकी बॉडी स्ट्रेस में है, कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ा हुआ है। कॉर्टिसोल का मतलब फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में है बॉडी, और उस फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए बॉडी को बहुत ज्यादा ग्लूकोज चाहिए, जो स्टोर से निकाल के ग्लूकोज को आपके ब्लड में पुश कर देता है। सेकंड, जैसे ही आप स्ट्रेस होते हैं, सेल्स जो होते हैं वो सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं। सर्वाइवल मोड का मतलब होता है सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस शट डाउन हो जाना। मेटाबॉलिक फंक्शन क्यों शट डाउन हो जाता है? क्योंकि बॉडी के लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन में वो सिचुएशन से डील करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू कि आप उसको डाइजेशन प्रोसेस के लिए पुश करें। तो आपने नोटिस किया होगा जब आप खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद भी वो मीठा खाने का जो धुन रहता है कि थोड़ा सा मीठा मिल जाए, या बहुत बार बहुत ज्यादा खराब न्यूज आप सुन लेते हैं खाना खाने के बाद तो आपको नॉजियाटिक फीलिंग होने लगता है, या फिर खाना खाने के तुरंत बाद आप वर्कआउट करने चले जाएं तो आपको नॉजियाटिक फीलिंग होने लगता है। क्यों? क्योंकि बॉडी ने मेटाबॉलिक फंक्शंस को सस्पेंड कर दिया है।
सो द मोमेंट आप स्ट्रेस में जाते हैं, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक फंक्शन सस्पेंड हो जाता है, क्योंकि बॉडी के लिए उस समय उस सिचुएशन से फाइट करना इंपॉर्टेंट है। अब मेटाबॉलिज्म के लिए कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट है? T3 इंपॉर्टेंट है। T3 इज द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिक फंक्शंस। अब T3 बॉडी में बनता कैसे है? तो सबसे पहले T4 रिलीज होता है, T4 थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है, और उसके बाद T4 गेट्स कन्वर्टेड इनटू T3, और T3 जो है वो सेल्स के अंदर जाता है मेटाबॉलिक फंक्शंस को एक्टिवेट करने के लिए। लेकिन चूंकि आप स्ट्रेस में हैं, आपका सेल सर्वाइवल मोड में चला गया है, वहां पे एनर्जी की डिमांड बिल्कुल नहीं है। जब एनर्जी की डिमांड नहीं है तो T3 की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब T3 की रिक्वायरमेंट नहीं है तो T4 से T3 का कन्वर्जन नहीं होगा। जब T4 से T3 का कन्वर्जन नहीं होगा, T3 कम आएगा, तो बॉडी TSH ज्यादा रिलीज करेगी। यही सिम्टम्स होते हैं जो लोग को हाइपोथायराइड है कि TSH एकदम से बढ़ गया। क्यों TSH बढ़ गया? क्योंकि T3 कम हो रहा है। T3 क्यों कम हो रहा है? क्योंकि बॉडी को सेल्यूलर लेवल पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप स्ट्रेस में हैं। ठीक है। सो एक कारण जिसकी वजह से आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, वही कारण आपके फिजियोलॉजी को डैमेज करता चला जाता है। तीसरा, एस्ट्रोजन डोमिनेंस। जैसे ही आपकी बॉडी स्ट्रेसफुल हार्मोन्स को बढ़ाती है, प्रोजेस्टेरॉन कम होने लगता है, और आपकी बॉडी में जितने भी एस्ट्रोजन डोमिनेंस के जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ने लगते हैं, जिसको नॉर्मली हम लोग PCOD PCOS बोलते हैं। ये सिम्टम्स की बात कर रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है कि PCOD या पीरियड्स आपके डिले हो रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल समय पर नहीं आ रहा तो आपको PCOD या PCOS है ही, ऐसा कंपलसरी नहीं है। बट सिम्टम्स आ रहे होते हैं, और इवेंचुअली जब वो बहुत दिन तक सस्टेन करते रह जाएंगे तो फिर आपको PCOD और PCOS डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सो दिस इज हाउ आपका जो कॉर्टिसोल लेवल है वो आपके ब्लड शुगर को बढ़ा रहा है। दूसरा, जब आप कम समय तक खाते हैं, यानी कि 16:8 का विंडो आप वो कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम होता है। अब नॉर्मली लोगों को ऐसा लगता है कि ग्लूकोज का लेवल कम है तो इंसुलिन का लेवल भी कम होगा। लेकिन आप सोच के देखिए, जब ग्लूकोज का लेवल कम होगा आपकी बॉडी में तो फिजियोलॉजिकली वो अच्छा है। लेकिन चूंकि आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग को फोर्सफुली अपने ऊपर अप्लाई किया है टू अचीव वेट लॉस, वो आपकी इरिटेशन को बढ़ाएगा, आपके एंजाइटी को बढ़ाएगा, आपके इमोशनल आउटबर्स्ट को बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हाई है। सो कॉर्टिसोल हाई होने की वजह से जो लो ग्लूकोज आपने सोचा था कि फास्टिंग करने से होगा, वो नहीं होगा, क्योंकि ग्लूकोज एनीवेज आपके ब्लड में बढ़ा हुआ है बिकॉज ऑफ द फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। सो आपका जो पर्पस था, लो ग्लूकोज, लो इंसुलिन, ये सारा का सारा पर्पस डिफीट हो गया सिर्फ एक कारण से, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग को आपने वेट लॉस के लिए किया। और मैं बार बार वेट लॉस के लिए क्यों कर रहा हूं, कह रहा हूं, क्योंकि वेट लॉस आपके लिए एक बड़ा ही स्ट्रेसफुल सब्जेक्ट है। अगर आप नॉर्मली, वेट लॉस का एक ही फंडा है, दूसरा कोई फंडा नहीं है, कैलोरी डेफिसिट। दूसरा कोई फंडा हो ही नहीं सकता है। तो कैलोरी डेफिसिट में जब आप जाते हैं तो वेट लॉस होता है। इसलिए आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में अपने आप को कैलोरी डेफिसिट पुश कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको मालूम है आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है आपको क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होंगी। वो तो एनीवेज होंगी, आपने केवल मेंटल ब्लॉकेज लगा रखा है। ठीक है। सो देर इज अ वेरी वेरी इजी वे ऑफ अचीविंग वेट लॉस। सो डोंट पुश योर सेल्फ इन टू समथिंग विच स्ट्रेसेज योर बॉडी ऑल द मोर। सो एज आई टोल्ड यू, आपका जो वेट लॉस हो रहा है इंटरमिटेंट फास्टिंग में, कई बार लोग बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में हमने वेट लॉस किया, वो वेट लॉस इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से नहीं है। वो वेट लॉस है क्योंकि आपने कैलोरी स्किप की है। दूसरा एक सबसे बड़ा फंडा होता है स्किप्ड कैलोरीज या इंटरमिटेंट फास्टिंग का, आपके मेटाबॉलिक शटडाउन से, जो मैंने अभी समझाया। सो जब आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल हाई होता है, सो कॉर्टिसोल का लेवल आपकी बॉडी में एक जीन्स को एक्टिवेट करता है जिसको बोलते हैं थ्रिफ्टी जीन। थ्रिफ्टी जीन का क्या काम है? ये ऐसा जीन है जो हमारे एवोल्यूशन के समय हमारी बॉडी में बना, जब हम इवॉल्व कर रहे थे आज से 20 लाख साल पहले। हमारे पास हर समय खाने को नहीं था। ठीक है। कभी अकाल पड़ रहा है, कभी एक समय आता था साल में महीना 2 महीना जो बहुत खाने को रहता था, उस समय हमारी बॉडी ने ये फिजियोलॉजी, ये जीन्स एक्टिवेट किया, जिसमें उसको जब भी लगेगा कि आप थ्रेटफुल सिचुएशन में हैं, वो आपकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन को बढ़ा देगा, स्पीड अप कर देगा। सो इवन इफ यू आर इन कैलोरी डेफिसिट,
इवन इफ यू आर फॉलोइंग एन इंटरमिटेंट फास्टिंग लाइफस्टाइल, आपकी बॉडी फैट को एक्यूमुलेट कर रही होगी। क्यों फैट को एक्यूमुलेट कर रही होगी? क्योंकि कॉर्टिसोल ने थ्रिफ्टी जीन को एक्टिवेट कर दिया है। और अगर कैलोरी, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं समझा रहा हूं, अगर कैलोरी डेफिसिट में रहकर भी आपका फैट एक्यूमुलेट हो रहा है, कैलोरी डेफिसिट में रहकर भी आपका फैट एक्यूमुलेट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मेटाबॉलिक शटडाउन। एग्जांपल से समझा रहा हूं मैं आपको। सपोज कर लीजिए आपकी 2000 कैलोरी का मेटाबॉलिज्म है, मैं मेटाबॉलिज्म की बात कर रहा हूं, टोटल एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मेटाबॉलिज्म। अब आपने मेटाबॉलिज्म 2000 कैलोरी के मेटाबॉलिज्म पे आपने 1500 कैलोरी की डाइट ली, 1500 कैलोरी की डाइट ली, ठीक। सो कायदे से आप कैलोरी डेफिसिट में है, 500 कैलोरी के डेफिसिट में है, करेक्ट है। बट द प्रॉब्लम इज द मोमेंट यू हैव हाई अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल, द मोमेंट यू हैव हाई अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल, आपके सेल्स सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं। मैंने बताया आपको T3 लोअर होने लगता है, यानी कि सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक फंक्शन कम होने लगता है। तो ये 2000 कैलोरी का जो रिक्वायरमेंट था ये ऑटोमेटिकली गिरने लगता है। जब ये गिरने लगता है तो डिस्पाइट इसके कि आप 1500 कैलोरी खा रहे हो, आपकी बॉडी 200 कैलोरी सेव करती है। इसका मतलब कि जो 2000 कैलोरी का मेटाबॉलिज्म था वो घट के 1300 का हो गया। तभी तो पॉसिबल है ना कि आप कैलोरी डेफिसिट में हो डिस्पाइट इसके कि आपकी बॉडी फैट जनरेट कर रही है। मतलब कि आपकी जो कैलोरी डेफिसिट क्वांटिटी थी कैलोरीज की, उससे भी कम आपका मेटाबॉलिज्म हो गया। दैट इज द ओनली रीजन। सो स्ट्रेस में आपका मेटाबॉलिज्म शटडाउन हो जाता है, और स्ट्रेस में इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से मेटाबॉलिज्म और ज्यादा कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है वो, ठीक है। सो इस डिफरेंस को समझिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज, अदरवाइज फास्टिंग इज वेरी वेरी पावरफुल। मैं इसके बारे में भी बात करूंगा कि फास्टिंग का जो मैं अभी सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट दिखा रहा हूं, फास्टिंग इज वेरी वेरी पावरफुल ऑल्सो। बस किस कंडीशन में है वो आपको समझना जरूरी है, ठीक है। डेफिनेटली इफ यू आर डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर वेट लॉस, वो आपकी फिजियोलॉजी को खराब कर रहा है। तो एक चीज जनरली नोट कर लीजिए, और वेट लॉस हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिजल्ट मिल रहा है। बहुत लोगों को लगता है अरे क्या बकवास की बातें कर रहा है, मुझे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या वेट लॉस हुआ। वो वेट लॉस किस चीज से हुआ वो भी तो समझिए। अगर आपका मेटाबॉलिक फंक्शन लो है और उसके बाद भी आपका मसल लॉस हो रहा है, सॉरी वेट लॉस हो रहा है, तो वेट लॉस आपका लीन बॉडी मास से हो रहा है, वो फैट से नहीं हो रहा। क्योंकि बॉडी फैट को छोड़ेगी ही नहीं, बॉडी फैट को स्ट्रेस में कभी नहीं छोड़ती और ज्यादा एक्यूमुलेट करती चली जाती है, ठीक है। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग शुड नॉट बी डन फॉर वेट लॉस, ठीक है। लेकिन किस कंडीशन में इंटरमिटेंट फास्टिंग काम कर सकता है? सो 16-8 प्रैक्टिस मत करिए, 12:12 प्रैक्टिस करिए, ठीक है। 12:12 का प्रैक्टिस का मतलब कि 12 घंटे का फास्ट आप रख लीजिए और 12 घंटे आप खाइए। इससे क्या होगा कि आपको खाने का विंडो ज्यादा मिल जाएगा, आप एक बार में ज्यादा नहीं खाएंगे, आपको एकदम से भूख नहीं लगेगी, आपको इरिटेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। सो सबसे पहले मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के फेवर में नहीं हूं, लेकिन अगर आपको करना है तो डोंट डू 16-8, डू 12-12, 12 घंटे फास्ट, 12 घंटे ईटिंग विंडो, ठीक है। आपके हर मील में प्रोटीन होना चाहिए। अगर आपके हर मील में प्रोटीन नहीं है तो फिर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में अपना लीन बॉडी मास जरूर गंवाएंगे, ठीक है। डोंट स्किप ब्रेकफास्ट, स्पेशली अगर लाइफ में बहुत स्ट्रेस्ड है, और जितने लोग ओबेसिटी के शिकार हैं उनकी लाइफ में स्ट्रेस ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो जितने भी लोग हैं प्लीज ब्रेकफास्ट करिए। ब्रेकफास्ट करने से क्या होगा, आपका कॉर्टिसोल लेवल कम होगा, ठीक है। और जो आप जितने लोग 11-12 बजे तक जो एकदम लेथार्जिक फील करने लग जाते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता, वर्कआउट करने जाना होता है 11, 11:30, 12 बजे, तो आपको उसमें मन नहीं करता, प्लीज ब्रेकफास्ट जरूर करिए, ठीक है। HIIT खाली पेट पे वर्कआउट मत करिए, या किसी भी तरह का HIIT मत करिए खाली पेट पे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ा है। इस कॉर्टिसोल के बढ़े हुए लेवल पे आप HIIT करेंगे तो आप मसल लॉस कर रहे होंगे, रादर लीन बॉडी मास पूरा आप लॉस कर रहे होंगे, ठीक है। सो डोंट डू एनी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट ऑन एन एम्प्टी स्टमक। प्रॉपर मील लीजिए और उसके बाद वर्कआउट करने जाइए, ठीक है। तो सेफ एंड इफेक्टिव वे, सबसे पहले उठते के साथ 1 घंटे के अंदर आपको कुछ ना कुछ खा लेना है। अगर आपके घर में ब्रेकफास्ट का टाइम 9 बजे है
ठीक है, आप उठ 6 बजे जाते हैं तो मेक श्योर बाई 7 यू ईट समथिंग, दैट कैन बी अ फ्रूट, दैट कैन बी नट्स, ठीक है, एनीथिंग दैट गिव्स यू एनर्जी इमीडिएटली। उससे क्या होगा, कॉर्टिसोल का लेवल स्टेबलाइज करेगा, ब्लड शुगर स्टेबलाइज करेगा। जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है उन लोगों को फायदा मिलेगा अगर उठते के साथ आप कुछ ना कुछ बॉडी को दे देते हैं, क्योंकि आपका थायराइड लेवल इज बिकॉज ऑफ कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या कर रहा है, आपके T3 को कम कर रहा है, क्योंकि बॉडी में एनर्जी डिमांड है ही नहीं। ठीक है, स्टेप 2, ब्रेकफास्ट तो करना ही करना है, उसके अलावा 2 मील और लेने हैं +1, यानी कि ब्रेकफास्ट को अगर इंक्लूड कर लें तो 3 मील्स +1 स्नैक। ये सबसे अच्छा तरीका है आपके शुगर को स्टेबलाइज करने का, आपके हार्मोन्स को स्टेबलाइज करने का, आपको अगर भूख बहुत ज्यादा लगती है उसको स्टेबलाइज करने का, ग्लूकोज हाई रहता है उसको स्टेबलाइज करने का। सो 3 बड़े मील, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और एक छोटा मील किसी भी समय जो आपको लगता है कि आपको चाहिए आप डाल सकते हैं। ठीक है, प्रोटीन 1 ग्राम/kg ऑफ बॉडी वेट। जितने लोग ये सोच रहे हैं कि वेट लॉस वाला ड्रग्स ले लें, GLP-1 वाला, इसके ऊपर हम सेशन कर चुके हैं, वो लोग प्रोटीन जरूर अपने डाइट में लगाएं, क्योंकि प्रोटीन नेचुरली आपके GLP-1 को बनाता है आपकी बॉडी में। इट हेल्प्स इन एक्सपीरियंस सटाइटी, आपकी बॉडी में लीन बॉडी मास को बचाता है, कॉर्टिसोल का जो नेगेटिव इंपैक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, स्टेप 4, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। जितना अच्छा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे उतनी अच्छी सेंसिटिविटी होगी, इंसुलिन सेंसिटिविटी। और जितने लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं उनकी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होता है। एंडोर्फिन्स इज अ हैप्पी हार्मोन, इज अ फील गुड हार्मोन। एंडोजेनस मॉर्फिन, मॉर्फिन का नाम तो सबने सुना होगा, तो वो मॉर्फिन जो बॉडी खुद से बनाए उसको एंडोर्फिन्स बोलते हैं। और जब आपकी बॉडी में अच्छे एंडोर्फिन्स होंगे तो खुद से आप मोटिवेटेड रहेंगे। उसके बाद क्रेविंग्स बहुत कम होंगी। क्यों? क्योंकि क्रेविंग्स कॉर्टिसोल की वजह से होती है, बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहता है, इसकी वजह से होती है। तो जब बॉडी में एंडोर्फिन्स की मात्रा ज्यादा रहेगी, आप मोटिवेटेड रहेंगे, तो क्रेविंग्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, स्लीप बिफोर 11 PM। बहुत दिल को कड़ा करके मैंने 11 बजे लिखा है, मेरा बस चले तो 9 बजे पूरी दुनिया को सुला दें हम, लेकिन एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट रखते हुए मैं एक आप लोगों को बता रहा हूं कि किसी भी हाल में 11 बजे से पहले सो जाइए। अगर आप 11 बजे से पहले नहीं सो रहे, और आप प्लीज अपने मेल काउंटर पार्ट से, अपने हस्बैंड से, या दुनिया में आदमी लोग क्या कर रहे हैं इससे बिल्कुल भी कंपेयर मत करिए। उनकी फिजियोलॉजी बिल्कुल अलग है, आपकी फिजियोलॉजी बिल्कुल अलग है। इंटरमिटेंट फास्टिंग उनमें बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है और आपकी बॉडी में बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। फीमेल्स की लाइफ में जो स्ट्रेस का लेवल है वो मेल्स के कहीं भी कंपैरिजन में नहीं है। ठीक है, भले ही मेल्स बहुत दिखाएं कि हाँ हम तो बहुत स्ट्रेस हैं, काम का स्ट्रेस है, फीमेल की लाइफ में जो स्ट्रेस है वो दूर दूर तक किसी की लाइफ में नहीं है। ठीक है, और मल्टीपर्पज, मल्टी एस्पेक्ट स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है फीमेल्स की। आपके लिए सोना बहुत जरूरी है, टाइम पर सोना जरूरी है। ठीक है, 6th है, अपने स्ट्रेस पे काम करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब तक आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को पुश करेंगे तब तक आपकी बॉडी कॉर्टिसोल बनाती रहेगी। कॉर्टिसोल की वजह से आपका लीन बॉडी मास कम होता रहेगा, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता रहेगा। मेटाबॉलिज्म स्लो रहेगा, वेट लॉस नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, अगर वेट लॉस हो गया तो गेन वापस हो जाएगा और बहुत तेजी से गेन होगा। ठीक है, सो इमोशनल स्ट्रेस पे काम करिए। मैंने पिछले सेशन में मैंने ब्रीदिंग के बारे में बताया था, प्लीज ब्रीदिंग एक्टिविटी करिए। स्क्वायर ब्रीदिंग होती है, 4+4+4+4, 4 सेकेंड होल्ड इनहेल करना है, 4 सेकेंड होल्ड करना है, 4 सेकेंड एक्सेल करना है, फिर 4 सेकेंड होल्ड करना है। दिस इज कॉल्ड स्क्वायर ब्रीदिंग। एक तरीका ये है, जब आप इसको स्टार्ट करेंगे ना तो डिफिकल्ट होगा, ऐसा नहीं कि बहुत आसान हो जाएगा ये। सो यू कैन स्टार्ट विद दैट। दूसरा तरीका है नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सेल। सो योर इनहेल शुड बी शॉर्टर देन योर एक्सेल, यानी कि अगर 4 काउंट आप इनहेल कर रहे हैं तो 5 या 6 काउंट आपको एक्सेल करना ही करना है। ठीक है, सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप, और ये फिजिकल एस्पेक्ट बता रहा हूं मैं, इसका परमानेंट आपके स्ट्रेस लेवल पे कोई इंपैक्ट नहीं होता है। परमानेंट स्ट्रेस पे काम करने के लिए आपको काउंसलिंग लेनी पड़ेगी, किसी प्रोफेशनल का हेल्प लेना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप ब्रेथ वर्क करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, आपका कॉर्टिसोल लेवल कम होने लगता है। ठीक है, सो उस कॉर्टिसोल लेवल को कम रखेंगे, जितना कम रख सकते हैं उतना बेटर है। तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप 3 बार करें, 4 बार करें, 6 बार करें, उतना ज्यादा फायदा है।
खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जरूर होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। ठीक है। सो कम से कम 10 to 15 टाइम्स ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है। सेकंड वाला आप कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। ठीक है। प्लीज वेट लॉस के लिए जरूरत से ज्यादा कम मत खाइए, क्योंकि जब आप अपने मेटाबॉलिज्म से, देखिए, वेट लॉस का जो फॉर्मूला कैसे हम लोग निकालते हैं, सबसे पहले आपका मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है। मेटाबॉलिज्म का मतलब सुबह से शाम तक आपकी बॉडी कितना कैलोरी बर्न कर देती है इंटरनल फंक्शंस को करने में, कुछ खाया, उसको ब्रेक डाउन किया, मसल रिपेयर किया, और भी बहुत सारी एक्टिविटी, प्लस आपका फिजिकल एक्टिविटी, दिन भर में आप क्या काम करते हैं, प्लस एक्सरसाइज में आप कितनी कैलोरी बर्न करते हैं। इनको टोटल करने के बाद जो आता है, सपोज कर लेते हैं 2000 आता है, 1500 का मेटाबॉलिज्म है, 250 का फिजिकल एक्टिविटी है, और 250 आप एक्सरसाइज में बंद कर देते हैं, तो 2000 कैलोरी हुआ। अब 2000 कैलोरी में अगर आप 700 कैलोरी का डेफिसिट कर रहे हैं, यानी कि आपने इस 1500 जो आपका मेटाबॉलिज्म है उससे भी कम खा रहे हैं, 1300 कैलोरी आप खा रहे हैं, 1500 कैलोरी का आपका मेटाबॉलिज्म है। दिस इज अ प्रॉब्लम। तो ये आपको या तो कैलकुलेट करना आता है तो बहुत अच्छी बात, अगर कैलकुलेट करना नहीं आता तो फिर आपको ध्यान में रखना है कि आपका कैलोरी डेफिसिट शुड बी इक्वल टू मेटाबॉलिज्म, योर मेटाबॉलिज्म, और हायर, नॉट लेस देन दैट। अगर ये लेस देन दैट जा रहा है, यू नीड टू वर्कआउट, यू नीड टू इंक्रीज योर फिजिकल एक्टिविटी। आई डोंट नो कैसे आप करेंगे, वो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। आपके पास टाइम नहीं है, मुझे नहीं मालूम। आप अपनी बॉडी को समझा के देख लीजिए, अगर वो समझ जाता है तो बहुत अच्छा है, मैं तो नहीं समझूंगा। ठीक है। आपकी बॉडी के लिए रात में टाइम पे सोना नॉन नेगोशिएबल है। आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास बच्चे हैं, आपको पढ़ाना है, हस्बैंड लेट से आ रहा है, आप मुझे समझा लीजिए, अपनी बॉडी को नहीं समझा पाएंगे। ठीक है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, क्योंकि झेलना आपको अकेले ही है, आपके बदले आपका हस्बैंड, आपके फादर, आपका बेटा नहीं झेलेगा, आपको झेलना है। सो आज से ध्यान नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम है। सो सक्सेस फॉर्मूला: ईट बेटर, मूव बेटर, थिंक बेटर, स्लीप बेटर। ठीक है। आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, हार्मोन्स को बैलेंस करेगा, स्किन अपने आप अच्छा रहेंगे, और लॉन्ग टर्म फैट लॉस होगा, शॉर्ट टर्म नहीं होगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग से या शॉर्टकट जैसे शेक्स आ गए, शेक पी लेने से जो वेट लॉस होता है, और ये सब भी वेट लॉस शेक पीने या इंटरमिटेंट फास्टिंग से नहीं हो रहा है कैलोरी डेफिसिट से। वो सारा का सारा वापस आएगा, जरूरत से ज्यादा वापस आएगा। अगर आपने 10 किलो वेट लॉस किया है, 12 किलो आप गेन करेंगे। मैं यही, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग पे मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग से वेट लॉस किया है, या आपने शेक पी के वेट लॉस किया है, या आपने वेट लॉस ड्रग्स लेके वेट लॉस किया है, वो सारा का सारा वेट तो वापस आएगा ही आएगा, उससे ज्यादा वापस आएगा। प्लस आपका लीन बॉडी मास जाएगा। लीन बॉडी मास में सबसे इंपॉर्टेंट है मसल मास। आपके चेहरे पे झुर्रियां आ जाएंगी, स्किन लूज हो जाएगा। ठीक है। इरिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, हर समय आप इरिटेटेड रहेंगे, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आएगी, नींद नहीं आएगी, ये सारी प्रॉब्लम होंगी। शॉर्टकट्स मत लीजिए लाइफ में कभी भी। शॉर्टकट जिन लोगों ने लिया है उनको केवल एक ही चीज मिला है, और वो है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन क्यों? क्योंकि रिजल्ट हमेशा शॉर्ट टर्म रहा है। तो शॉर्ट टर्म रिजल्ट चाहिए, वो आपकी चॉइस है, मेरा काम है आपको एजुकेट करना, जो मैंने एजुकेट किया है। और इस पूरे 30 मिनट के सेशन में आपको मैंने साइंटिफिक एस्पेक्ट दिया है कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर रहे हैं उस लाइफस्टाइल में जहां बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, आपकी बॉडी को हार्मफुल इंपैक्ट होगा। अदरवाइज फास्टिंग इज वेरी वेरी पावरफुल, बट इन ओनली वन कंडीशन, कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस बिल्कुल मिनिमम है या नहीं है। वो लोग जब स्ट्रेस वो लोग जब फास्ट रखते हैं, उनकी फिजियोलॉजी में बहुत ज्यादा पावरफुल इंपैक्ट आता है, अच्छा इंपैक्ट आता है। ठीक है। लेकिन आप खुद जानते हैं कि आपके लाइफ में कितना स्ट्रेस है, कितना नहीं। डोंट लेट एनीबडी टेल यू, एंड डोंट फूल योरसेल्फ बाय सेइंग कि नहीं, हमारी लाइफ में तो कोई स्ट्रेस नहीं है। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं है तो मैं तीन चार चीजें बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर क्रेविंग्स होता है, आपकी लाइफ में स्ट्रेस है। अगर गुस्सा आता है, आपकी लाइफ में स्ट्रेस है। अगर आपको रात में नींद नहीं आती है, आपकी लाइफ में स्ट्रेस है। अगर आपका कुछ काम करने का मन नहीं करता, लेजीनेस है, आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है। अगर आपके पीरियड्स प्रॉपरली समय पर नहीं आते, आपकी लाइफ में स्ट्रेस है। अगर आपको बैक पेन है, आपकी लाइफ में स्ट्रेस है। अगर आपको किसी भी तरह का फिजियोलॉजिकल कंडीशन, सर्वाइकल, अर्थराइटिस, ठीक है, कुछ भी है, स्ट्रेस है आपको। अगर आपको डायबिटीज है, पीसीओडी है, हाइपरटेंशन है, स्ट्रेस है आपको। अगर आप खाना खाने के बाद मीठा ढूंढ रहे होते हैं, स्वीट्स क्रेविंग होती है आपको, स्ट्रेस है आपको। ठीक है। तो अपने आप को
प्लीज इल्यूजन में मत रखिए कि आपको स्ट्रेस नहीं है। बहुत लोग मुझसे बोलते हैं सर हम स्ट्रेस लेते नहीं, देते हैं। हमने कहा देने के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रेस लेना पड़ता है। ठीक है, तो दीज आर दी साइंस कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है और आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर मील लीजिए, मिनिमम 4 मील लीजिए, मैक्सिमम 5 मील लीजिए, क्योंकि मील्स के बीच में भी गैप होना चाहिए। हर 2 घंटे पर खाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। उसके ऊपर कभी एक फिर से एक सेशन रख लेंगे। तो अभी मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ कि हर 2 घंटे पर खाना आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे का गैप होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसके ऊपर हम पूरा का पूरा एक अलग से सेशन रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो अपनी बॉडी को मशीन की तरह ट्रीट मत करिए। आपकी बॉडी नेचर है। आपकी बॉडी को नेचर नेचुरल चीजें करने में अच्छा लगता है। सो नरिश करिए बॉडी को, दिमाग को स्थिर रखिए। हेल्थ के लिए जो ऑर्गेनिक चीजें हैं वो करिए। अच्छा डाइट लीजिए, अच्छा वर्कआउट करिए, गुड क्वालिटी स्लीप लीजिए, और स्ट्रेस पे काम करिए। लाइफ में किसी भी चीज को अचीव करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, सो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ बिग नो फॉर ऑल दोज हु आर stressed and who want to lose weight. Please don't do intermittent fasting. It will destroy your hormonal balance. ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप हाथ उठा दीजिए। नेक्स्ट सेशन हमारा होगा डोपामिन फास्टिंग पे। अगर फास्टिंग करना है तो डोपामिन फास्टिंग करिए। ठीक है, किस तरह से इसको करना होगा डोपामिन फास्टिंग को, हम अगले मंडे दोपहर 2 बजे चर्चा करेंगे। जितने लोग नए हैं जिनको आज जूम का लिंक मिल गया था, प्लीज डाउनलोड कर लीजिए अपना ऐप। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो लिंक में आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक दे दिया है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप हाथ उठा सकते हैं, मैं अनम्यूट कर दूंगा। जितने लोग इंस्टाग्राम पे मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंस्टाग्राम लाइव होगा थर्सडे को। सो आप थर्सडे को आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मंडे को लाइव होता है जूम पे, और जूम मीटिंग आपको लाइव अटेंड करनी है तो आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। मेरे बायो में ऐप का लिंक दिया है। नेक्स्ट मंडे आपसे लाइव जूम पे बात होगी। शाइस्ता हसन, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। 1 मिनट में अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए फटाफट। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। बाय द टाइम और किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकता है। शाइस्ता जी अनम्यूट नहीं कर रही हैं। हाँ जी शाइस्ता बताइए। जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सर मेरी ये जो है ना गले और ये जबड़े के बीच की जो स्किन होती है, हाँ हाँ, इसमें बहुत लूजपन आ गया है। ये डाइट की वजह से हुआ है? देखिए डाइट की वजह से स्किन लूज नहीं होती है। सडन जी। वेट लॉस की वजह से स्किन लूज हो जाती है। ठीक है, या फिर अगर जी। आपने वेट लॉस ड्रग्स का यूज किया है तो सडनली लूज स्किन हो जाती है। इसके अलावा आपके स्किन पे कोलाजिन और बहुत सारे बाइंडिंग्स होते हैं, वो ब्रेक डाउन करते हैं अगर बॉडी को प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। बहुत बार जी। क्या होता है कि हम अच्छा खाना खाते हैं उसके बाद भी उसका असर नहीं होता है। उसका एक ही कारण होता है कि हमारी बॉडी उस न्यूट्रिशन को प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। अगर जी। प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर रही है तो उसका दूसरा कारण क्या है कि आपका मेटाबॉलिक शटडाउन है, जो अभी मैंने समझाया। स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी का न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो हो जाता है, इसीलिए हमें क्रेविंग्स बहुत होती है। हमारी बॉडी को हर समय एक्स्ट्रा कैलोरी चाहिए होता है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, सो एक दो कारण नहीं है। लेकिन अगर आप डाइट अच्छा ले रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी में सब कुछ अच्छा जाए। जी। दूसरा, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं और आप कैलोरी डेफिसिट में हैं लेकिन आप साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, तो भी ये प्रॉब्लम आएगी स्किन लूज की। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं लेकिन कैलोरी डेफिसिट बहुत बड़ा है, यानी कि आपको 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट में, फॉर एन एग्जांपल 500 कैलोरी का डेफिसिट करना चाहिए था लेकिन आपने किया है 800 कैलोरी का डेफिसिट, तो भी स्किन लूज होगा। अगर जी। आप कैलोरी डेफिसिट आपका कम है, मतलब जितना होना चाहिए उतना है, वर्कआउट भी कर रहे हैं लेकिन आपकी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन नहीं है, तो भी स्किन लूज होगा। ठीक है, सो स्किन लूज होना या हेयर लॉस होना या नींद नहीं आना, ये सब किसी एक कारण की वजह से नहीं होता है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। सो तो अच्छा डाइट की जब हम बात करते हैं उसमें प्रोटीन होना चाहिए, डाइटरी जी। फैट होना चाहिए, आप वर्कआउट अच्छा करें, कैलोरी डेफिसिट बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, स्लीप क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेस लेवल डाउन होना चाहिए। तो ये ठीक हो सकता है? ठीक डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा स्किन लूज हो गया है। ठीक है, तो ये बताना मुश्किल है कि वो ठीक होगा कि नहीं होगा। प्रिलिमिनरी स्टेज में जो लोग मान लीजिए
एक मंथ में 6 किलो लूज करना है, उन्होंने 4 किलो लूज कर लिया है, तो थोड़ा बहुत जो स्किन लूज हुआ है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर स्किन बहुत ज्यादा लूज हो गया, बिल्कुल झुर्रियां, स्किन लटक सी गई है, तो उसको टाइम लगेगा रिट्रैक्ट होने में। देखिए, जितनी जल्दी आप फैट कम होता है उतनी जल्दी स्किन का रिट्रैक्टेबिलिटी नहीं होता। जी। ठीक है ना? हाँ जी। ओके, थैंक और यू। क्वेश्चन? वेलकम वेलकम। चलिए जी, और किसी का क्वेश्चन है तो हाथ रेज कर सकता है, नहीं तो कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले मंडे को कम्युनिटी लाइव में। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।